हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सक्सेस जोन टेक्निकल क्लासेस। आप यहां पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आप वीक में 5 डेज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जो कि अभी इस समय टोटल फ्री चल रहेगा। तो काफ़ी समय से मैंने यूपीआरबी, यूनियल, यूपीएसएससी, इसरो, डीएमआरसी, एनएफसी सीरीज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताया हुआ है। अभी हमारा 16वां क्वेश्चन पेपर और 17वां क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का बचा हुआ है। उसका कारण ये है कि 16वें क्वेश्चन पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि चेंज गियर से संबंधित हैं। तो आप सबसे पहले चेंज गियर की वीडियो को बाज करें और उसके पश्चात फिर मैं सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करवा दूंगा। आज हम लेकर आए हैं एनएफसी सीरीज का 18वां क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। इसको बाज करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग में निरीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन इन वेल्डिंग। ऑप्शंस हैं डिटरमाइन फॉल्ट्स एंड क्वालिटी वेल्ड, दोष और गुणवत्ता वेल्ड निर्धारित करने, डिटरमाइन द मटेरियल सामग्री का निर्धारण करने, डिटरमाइन द वेल्डेड मेटल वेल्डेड धातु का निर्धारण करने, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड फ्यूजिबिलिटी का निर्धारण करने। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग यहाँ पे दो पार्टों को आपस में किसी परमानेंट माध्यम से मेटल को गलाकर जोड़ा जाता है, उसे हम लोग वेल्डिंग बोलते हैं। अब वेल्डिंग में अगर हम लोग किसी दोष को अगर हम लोग निरीक्षण करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दोष और गुणवत्ता वेल्ड निर्धारित करने। यानी कि आपके जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग के दौरान जो भी उसमें दोष उत्पन्न होते हैं, जितने भी उसमें डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं, उस डिफेक्ट को कैसे पहचानें। तो डिफेक्ट को पहचानने के लिए इंस्पेक्शन किया जाता है। और वेल्डिंग में अगर कोई आपके जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को भी निखारने के लिए, पहचानने के लिए इंस्पेक्शन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर पहला क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका, डायल गेज का प्रयोग नहीं किया जाता है। डायल गेज इज नॉट यूज्ड बेलनाकार बार और रॉड के केंद्र का पता लगाने के लिए। लोकेट द सेंटर ऑफ सिलेंड्रिकल बार एंड रॉड, समरूप वस्तुओं के रैखिक मापन में छोटे अंतरों यदि कोई हो का पता लगाने के लिए। सतहों की समतलता की जांच करने के लिए। टू चेक फ्लैटनेस ऑफ सरफेस, बार और रॉड की समांतरता की जांच करने के लिए। टू चेक द पैरेललिज्म ऑफ बार एंड रॉड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डायल गेज का तात्पर्य क्लियर कर देता हूँ। डायल गेज जो होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर से संबंधित होता है। डायल गेज को डायल टेस्ट इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। अब डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जो आपके समरूप वस्तुएं होते हैं उनके मापन में अगर बहुत छोटे, बहुत बारीक अंतर होते हैं, मतलब दो अलग अलग सरफेस होती हैं, दोनों सरफेसों के बीच में अगर बहुत ही माइनर प्रकार का अगर कोई डिफरेंस है, तो उसको डिफरेंस को पता करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। सतहों की समांतरता की समतलता की जांच करने के लिए भी डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक मिनट। बार और रॉड की समांतरता की जांच करने के लिए भी अगर कोई बेलनाकार रॉड होती है, उस बेलनाकार रॉड की समांतरता, ये जो समानांतर है कि नहीं है, इसकी जांच करने के लिए और रॉड की भी समांतरता की जांच करने के लिए हम लोग डायल गेज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कहीं पूछा जाए आपसे कि किसी बेलनाकार जॉब का सेंटर ज्ञात करना है, तो वहाँ पे हम लोग वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग कैलिपर का प्रयोग कर सकते हैं, जेनी कैलिपर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डायल गेज का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है, बेलनाकार बार और रॉड के केंद्र का पता करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नट के नीचे बांसर का प्रयोग करने से किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। जॉब देखने में सुंदर दिखता है, अधिक क्षेत्र पर फोर्स को बांटा जा सकता है, सुराख व बोल्ट के बीच क्लियरेंस को कवर करने के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा जब हम लोग किसी सरफेस पे बोल्ट और नट को प्रयोग करते हैं, ये हमारा मान के चलो नट हो जाता है, तो इसके नीचे हम लोग बांसर जरूर प्रयोग करते हैं। और बांसर का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है अधिक क्षेत्र पे फोर्स को डिवाइड कर देना, बांट देना। ये किसी बांसर का ही काम होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है, अधिक क्षेत्र पर फोर्स को बांटने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपका, विच मेटल कैन वी कट वाई ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग प्रोसेस। ऑक्सी एसिटिलीन गैस काटने की प्रक्रिया में किस धातु को काटा जा सकता है। ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे तो एक तरह से मैं बताऊँ आपको कि ऑक्सी एसिटिलीन द्वारा हम सभी प्रकार के मेटल को काट सकते हैं। लेकिन अगर इन केस कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका हमेशा जो आंसर निकल कर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए कि आपका माइल्ड स्टील। तो ऑक्सी एसिटिलीन द्वारा गैस काटने की प्रक्रिया में माइल्ड स्टील को काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट है जिसकी लंबाई में हेड की लंबाई भी मापी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवेट इज द लेंथ ऑफ द हेड विच इज आल्सो मेजर्ड। ऑप्शंस हैं फ्लैट हेड रिवेट,
मशरूम हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, काउंटर सिंक हेड रिवेट। तो फ्लैट हेड रिवेट की मैं बात कर लेता हूँ। ये हमारा फ्लैट हेड रिवेट होता है। तो फ्लैट हेड रिवेट में कहीं ना कहीं हेड में 0.25 डी के बराबर इसका हेड की मोटाई होती है। तो यहाँ पे आपको ऐसा तो नहीं है कि इसकी लंबाई अलग निकाल दी जाए। इसकी लंबाई क्या किया जाता है, इसकी लंबाई में हेड की लंबाई को मेजर नहीं किया जाता है। अगले उसमें चलते हैं मशरूम हेड रिवेट। तो जो आपका मशरूम हेड रिवेट होता है, मशरूम हेड रिवेट आपका कुछ इस टाइप से होता है। ये आपका मशरूम हेड रिवेट होता है। और मशरूम हेड रिवेट में भी आपकी जो लंबाई होती है, उस लंबाई को क्या किया जाता है, मेजर नहीं किया जाता है हेड में। स्नैप हेड रिवेट आपका कैसा होता है, ये आपका स्नैप हेड रिवेट है, ये हमारा स्नैप हेड रिवेट है। स्नैप हेड रिवेट में भी जो रिवेट की लंबाई होती है उसमें हेड को इंगेज नहीं किया जाता है। लेकिन जो काउंटर सिंक हेड रिवेट होती है, काउंटर सिंक हेड रिवेट का मतलब होता है जो हमारी प्लेटें होती हैं, प्लेट में ही हम लोग ने काउंटर सिंक करने के पश्चात क्या करते हैं, रिवेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे रिवेट की लंबाई में हम लोग हेड की लंबाई को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूले भी बताए हुए हैं, काफ़ी पिछली वीडियो में मैंने फार्मूले बताए हुए हैं कि काउंटर सिंक हेड रिवेट की लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, 0.6 डी प्लस टी होता है। काउंटर सिंक हेड रिवेट के लिए जो डाया होता है, लंबाई होती है वो कितनी होती है, 0.6 डी प्लस टी होती है। और बाकी सभी के लिए कितना होता है, 1.5 डी प्लस टी होता है। तो वहाँ से आपको इसको नोट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। ऑप्शन है सोडियम, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील। तो वायु के संपर्क में आने पर कौन सबसे जल्दी आग पकड़ लेता है, तो यहाँ से तो एकदम क्लियर आंसर होना चाहिए, सोडियम आग पकड़ लेता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग विधि में धातु के लिए कौन सा गुण आवश्यक होती है। विच प्रॉपर्टीज आर एसेंशियल फॉर मेटल इज कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग मेथड। फ्यूजिबिलिटी, फ्यूजिविबिलिटी, टेनिसिटी और प्लास्टिसिटी। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन तो क्लियर सेम हो गए हैं, फ्यूजिबिलिटी। तो मैं आपको बता देता हूँ कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग से तात्पर्य होता है कि जब मेटल को पिघलाकर एकदम द्रव लिक्विड अवस्था में लाने के पश्चात आवश्यक शेप में उसे कन्वर्ट किया जाए तो वो कास्टिंग कहलाती है। वेल्डिंग में दो अलग अलग पार्टों को जोड़ने के लिए तीसरी मेटल का प्रयोग करके तीनों मेटल को गलाकर मेल्टिंग प्रोसेस द्वारा जब तीनों को जोड़ा जाता है तो वो वेल्डिंग होती है। ब्रेजिंग में दो जोड़े जाने वाले धातु को नहीं पिघलाया जाता लेकिन फीलर रॉड को पिघलाया जाता है। सोल्डरिंग में भी दो जोड़े जाने वाली दोनों धातुओं को नहीं पिघलाया जाता लेकिन सोल्डर को पिघलाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे आंसर तो दोनों क्लियर हो जाते हैं, फ्यूजिबिलिटी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए भी सही हो जाता है, ऑप्शन बी भी सही हो जाता है, क्योंकि आपके दोनों आंसर क्या है यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्रेड का लीड क्या होता है, व्हाट इज द लीड ऑफ थ्रेड। दो क्रमागत थ्रेड के बीच की दूरी, रूट और क्रेस्ट के बीच दूरी, थ्रेड कोण या फिर शाफ्ट के द्वारा एक चक्कर में रैखिक दिशा में तय की गई दूरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर मैं बात करता हूँ किसी शाफ्ट की, ये हमारी कोई शाफ्ट होती है। अगर इस शाफ्ट में मैं बात कर लेता हूँ कि ये डबल स्टार्ट थ्रेड है, कौन सी स्टार्ट थ्रेड है, डबल स्टार्ट थ्रेड में अगर मान के चलो पिच आपकी 1.5 है तो इसकी टोटल लीड कितनी हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या हो जाती है, मेजर हो जाती है। अर्थात शाफ्ट के एक चक्कर में ये शाफ्ट अगर हम लोग इसको एक राउंड घुमाते हैं, एक राउंड घुमाने पर जितनी दूरी ये तय करता है वह उसकी क्या कहलाती है, लीड कहलाती है। और पिच क्या होता है, सिंगल स्टार थ्रेड में जो पिच होती है वो लीड के बराबर होती है। सिंगल स्टार थ्रेड में लीड और पिच क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है, शाफ्ट के द्वारा एक चक्कर में रैखिक दिशा में तय की गई दूरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजुरी इज कॉमन इन गैस वेल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में आम है। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका, वर्न ड्यू टू फ्लेम, लौ के कारण जलता है, ब्लीडिंग ड्यू टू कट इंजुरी, कट चोट के कारण रक्तस्राव, या फिर इंजरी बाय हॉट फ्लाइंग पार्टिकल्स, गर्म उड़ने वाले कणों द्वारा चोट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो चोट गैस वेल्डिंग के दौरान, अगर गैस वेल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो गैस वेल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा ज्वाला उत्पन्न होती है और ज्वाला के कारण जलन महसूस होने लगती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑप्शन बी वर्न ड्यू टू फ्लेम, अर्थात लौ के कारण जलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, शाफ्ट के सिरों पर सेंटर ड्रिलिंग क्यों की जाती है। डेड सेंटर की लुब्रिकेशन के लिए, ड्रिलिंग से पहले सेंटर लोकेशन की मार्किंग के लिए, शाफ्ट का भार हल्का करने के लिए और लेथ पर सेंटर के मध्य आश्रय देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपकी लेथ सेंटर से संबंधित एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप वॉच करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ किसी शाफ्ट पे, किसी शाफ्ट को जो हम लोग लेथ सेंटर के मध्य में पकड़ते हैं, ये लेथ सेंटर है,
तो लेथ सेंटरों के मध्य में पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सेंटर ड्रिलिंग कर देते हैं। सेंटर ड्रिलिंग के लिए हमने एक चैप्टर बनाया हुआ है, इसको आप वाच जरूर करें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका कि लेथ पर सेंटरों के मध्य आश्रय देने के लिए। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि ड्रिलिंग से पहले सेंटर लोकेशन की मार्किंग के लिए, तो ड्रिलिंग से पहले सेंटर लोकेशन की मार्किंग के लिए भी सेंटर ड्रिलिंग की जाती है, परंतु वहाँ पर अगर आपके ऑप्शन पर लेथ पर सेंटरों के मध्य आश्रय देने की बात ना कही गई हो तब। और वैसे भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है शाफ्ट के सिरों पर, तो सेंटर ड्रिलिंग तो हम लोग प्लेट में भी करते हैं। किसी प्लेट में अगर ड्रिलिंग करना है तो प्लेट में भी हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ड्रिलिंग करते हैं। लेकिन चूंकि प्लेट को हम लोग दोनों सेंटरों के मध्य में बहुत ही कम पकड़ते हैं, किसी शाफ्ट को दोनों सेंटरों के मध्य पकड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्लियर हो जाता है आपका। लेथ पर सेंटरों के मध्य आश्रय देने के लिए क्या की जाती है, आपकी सेंटर ड्रिलिंग की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, आयरन और कार्बन के मिश्रण को कहते हैं, द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन इज कॉल्ड कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील एंड पिग आयरन। तो इसलिए इसके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी पिछली वीडियो में क्लियर किया हुआ है। तो जो हमारा स्टील होता है, स्टील मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है, स्टील मुख्य रूप से मिश्रण होता है हमारा आयरन और कार्बन का। तो यहाँ से हमारा आंसर एकदम सी क्या हो जाता है, आपका क्लियर हो जाता है। अब आपके स्टील में पूछे जाते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, तो स्टील में आपके फेराइट भी होता है, पियरलाइट होता है, सीमेंटाइट होता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपके किसी स्टील में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकली नेम्ड कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट और नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो नाम हो जाता है वो हो जाता है कैल्शियम सल्फेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बेल्डिंग दोष नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेल्डिंग डिफेक्ट। ऑप्शन है संरंध्रता, चिल, अंडरकट, लेक ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी बेल्डिंग होती है, बेल्डिंग में संरंध्रता, पोरोसिटी क्या होती है, बेल्डिंग के दौरान जो आपकी काफ़ी सारे बारीक बारीक छिद्र दिखाई देते हैं इसे हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी। अंडरकट क्या होता है, अगर बेल्डिंग के दौरान कहीं पे धारा का मान ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे एक छोटा सा कट लग जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरकट। तो ये अंडरकट होता है। संलयन ऑफ लेक ऑफ फ्यूजन, मतलब अगर आप में करंट का मात्रा, करंट का फ्लो कम है तो आपके जो फ्यूजन है, जो गलन की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। तो वहाँ पे लेक ऑफ फ्यूजन, ये तीनों आपकी गैस बेल्डिंग के दोष होते हैं। लेकिन चिल आपका ये गैस कटिंग से संबंधित एक दोष होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ रिवेट आर सुटेबल फॉर बॉयलर सील्स। बॉयलर सेल के लिए किस प्रकार के रिवेट उपयुक्त हैं। ऑप्शन है पेन, फ्लैट, स्नैप या फिर मशरूम। तो यहाँ से बॉयलर सेल की बात करें तो वहाँ पे आपका आंसर जो आता है वो आ जाता है स्नैप। ये आ जाएगा हमारे यहाँ से स्नैप हेड रिवेट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये हमारा स्नैप हेड रिवेट बॉयलर सेल के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, एनिलिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ एनिलिंग। ब्रिटलनेस कम करना, डिक्रीज ब्रिटलनेस, हार्डनेस बढ़ाना, इंक्रीज हार्डनेस, टफनेस बढ़ाना, इंक्रीज टफनेस, मशीनन गुणों में सुधार लाना, इम्प्रूव इन मशीनन प्रॉपर्टी। तो एनिलिंग के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। एनिलिंग क्या होती है कि जब किसी कार्बन युक्त स्टील को उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी अधिक तापमान पर जब गर्म किया जाता है, ये डिपेंड करता है कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको कभी भी ये डाउट नहीं होगा। तो उसको जब हम लोग गर्म की हुई स्टील को जब धीरे धीरे एकदम बहुत धीरे भट्टी को बंद करके भट्टी में ही या फिर राख में दबाकर या फिर मिट्टी में दबाकर जब ठंडा करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एनिलिंग। इधर पे क्या होता है, इम्प्रूव इन मशीनन प्रॉपर्टी। यहाँ पे आंसर हमारा हो जाता है मशीनन गुणों में सुधार लाना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लैट बेल्ट की अनुप्रस्थ काट होती है। द फ्लैट बेल्ट हैज़ अ क्रॉस सेक्शन, समलंब आकार, ट्रेपेजॉइड शेप, वृत्ताकार आकार, सर्कुलर शेप, आयताकार आकार, रेक्टेंगुलर शेप या फिर त्रिभुजाकार। तो जो हमारा फ्लैट बेल्ट होता है, फ्लैट बेल्ट की शेप कैसी हो जाएगी, आयताकार हो जाएगी। एकदम क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आंसर आपका क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस विद्युत संचार पद्धति में की एवं की वे की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शंस हैं, इन विच ऑफ दीज पावर ट्रांसमिशन मेथड्स की एंड की आर रिक्वायर्ड। ऑप्शंस हैं कपलिंग, गियर ड्राइव, बेल्ट, पुली ड्राइव और ऑल ऑफ दिस। तो कपलिंग क्या होती है, कपलिंग जहाँ पर हम लोग दो पापरों को आपस में जोड़ते हैं, दो शाफ्टों की लंबाई को आपस में बढ़ाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। कपलिंग में जो फ्लेंज होता है उस फ्लेंज को शाफ्ट के साथ अटैच करने के लिए की और की वे की आवश्यकता होती है, मतलब कपलिंग हमारा राइट है। अब गियर ड्राइव की अगर हम लोग बात करें तो दो शाफ्टों के बीच में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए गियर ड्राइव का प्रयोग करते हैं। गियर ड्राइव में गियर को शाफ्ट के साथ अटैच करने के लिए की और की वे की आवश्यकता होती है, मतलब हमारा गियर भी सही है।
बेल्ट एंड पुली ड्राइव की अगर हम लोग बात करते हैं तो जहाँ पर दो शाफ्टों के बीच में पुली के माध्यम से क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो वहाँ पे पुली और शाफ्ट के बीच में की और की वे आवश्यक होता है, मतलब हमारा बेल्ट ड्राइव भी सही है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्लियर क्या हो जाता है, सभी में की और की वे की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धारा का मापन खालिस्तान की मदद से किया जा सकता है। द करंट कैन बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ मीटर, एमीटर, रियोमीटर या फिर वॉट मीटर। तो धारा का मापन मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंपोनेंट के सरफेस को स्केल फ्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हीट ट्रीटमेंट विधि का प्रयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट मेथड इज यूज टू मेक द सरफेस ऑफ कंपोनेंट स्केल फ्री। फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, नाइट ट्राइडिंग या फिर इंडक्शन हार्डनिंग। तो स्केल फ्री से तात्पर्य होता है कि जब भी आप कोई भी सरफेस हार्डनिंग मेथड करते हैं तो उसमें क्या होती है, पपड़ी जम जाती है ठंडा करने के दौरान। यहाँ पे इंडक्शन हार्डनिंग एक ऐसी मेथड है, प्रेरण कठोरण इसे बोलते हैं, प्रेरण कठोरण। इसमें आपकी बिल्कुल भी स्केल या फिर पपड़ी नहीं जमती है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है, इंडक्शन हार्डनिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, स्टील टेप बना होता है इन स्टील टेप मेड। ऑप्शन है स्प्रिंग स्टील, फ्लेक्सिबल स्प्रिंग, कॉपर स्प्रिंग या फिर कर्व्ड स्प्रिंग। तो जो आपकी स्टील टेप होती है, स्टील टेप आपकी किसकी बनी होती है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाता है आपका स्प्रिंग स्टील की ही हमारी स्टील टेप बनी होती है। अगले क्वेश्चन है, मॉड्यूल 1 वाले गियर की वृत्तीय पिच खालिस्तान के बराबर होती है। द सर्कुलर पिच ऑफ गियर विथ मॉड्यूल 1 इज इक्वल टू 3.14, 1.75, 3.732 या फिर 8.24। तो यहाँ तो इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे फार्मूले का यूज किया जाता है। वो फार्मूले में आपको गियर की प्रोफाइल जब मैं पढ़ाऊंगा तो गियर की प्रोफाइल की वीडियो में सारे फार्मूले को क्लियर कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ पाई का मान रखा जाता है, पाई का मान है 3.14। यहाँ से अगला आंसर क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेमी परमानेंट फास्टनर हल्का ताप देकर अलग किया जा सकता है। कैन बी सेपरेटेड बाय गिवन लाइट हीट, आसानी से अलग किया जा सकता है। कैन बी इजिली सेपरेटेड, आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड, किसी भी साधन से अलग नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी सेपरेटेड इन एनी वे। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा कि हल्का ताप देकर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेमी परमानेंट फास्टनर को अलग कर सकते हैं। सेमी परमानेंट फास्टनर के बारे में अगर मैं बात करूँ, सेमी परमानेंट फास्टनर आपका कौन सा होता है, सोल्डरिंग आपकी जो होती है वो सेमी परमानेंट फास्टनर होता है। तो सोल्डरिंग में हम लोग क्या होता है, जो सोल्डरिंग जॉइंट होते हैं वो लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं खुलते हैं, लेकिन 425 डिग्री सेंटीग्रेड पे खुल जाते हैं। मतलब ये है कि हल्का ताप देकर हम लोग उस जॉइंट को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, खालिस्तान का प्रयोग करके बेलनाकार छड़ का केंद्र ज्ञात किया जा सकता है। द सेंटर ऑफ द सिलेंड्रिकल रॉड कैन बी फाउंड यूजिंग वर्नियर कैलिपर, बेवल गेज, सतह प्रमापी या फिर माइक्रोमीटर पेंच मापी। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाता है सतह प्रमापी, सरफेस गेज। तो आपने देखा होगा कि जो सरफेस गेज होता है जिसका प्रयोग हम लोग मार्किंग के दौरान करते हैं, तो मार्किंग के दौरान हम लोग किसी बेलनाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, सरफेस गेज का प्रयोग कर सकते हैं। सरफेस गेज को मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है और स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रेशर्स गेज आर इन रेगुलर गैस वेल्डिंग प्लांट। गैस वेल्डिंग प्लांट में नियामक में कितने दाब गेज होते हैं, तो 1 प्रेशर गेज, 2 प्रेशर गेज, 3 प्रेशर गेज या फिर 4 प्रेशर गेज। तो आपकी गैस वेल्डिंग प्लांट में आपके 2 नियामक होते हैं, 2 प्रेशर गेज होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन के लिए और एक होता है एसिटिलीन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट सेफ्टी मेजर टू बी टेकन व्हाइल परफॉर्मिंग हेक्सा कटिंग। इम्प्रॉपर वर्किंग हाइट, हेक्सा कटिंग करते समय क्या सुरक्षित उपाय किए जाते हैं। इम्प्रॉपर वर्किंग हाइट, अनुचित काम ऊंचाई, प्रेशर अप्लाइड ड्यूरिंग साइन, काटने के दौरान दाव लगाना चाहिए, होल्ड द हैंडल फर्मली वाइल साइन, कटिंग के दौरान हैंडल को मजबूती से पकड़ना चाहिए, और ब्लेड सिक्योर्ड विथ एडुकेट टेंशन, ब्लेड को पर्याप्त तनाव के साथ सुरक्षित किया जाना चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वाइल्स जो हम लोग हेक्सा ब्लेड से कटिंग करते हैं, हेक्सा ब्लेड से कटिंग के दौरान आपका सबसे पहला आंसर तो गलत हो जाता है कि अनुचित काम ऊंचाई, ऐसा नहीं रखना चाहिए कभी भी। अब ये है कि काटने के दौरान दबाव लगाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं हद तक सही होता है। काटने के दौरान हैंडल को मजबूती से पकड़ना चाहिए, ये भी आपका सही है। लेकिन सबसे बेस्ट अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये होता है कि ब्लेड को पर्याप्त तनाव के साथ सुरक्षित किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी ब्लेड पर्याप्त तनाव के साथ सुरक्षित नहीं रहेगी तो आपकी जो ब्लेड है वो लूज होने के कारण जल्दी से टूट जाएगी। इसलिए आपका आंसर डी यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयरन के गुणों को निम्नलिखित में से किस ग्रुप में रखा जा सकता है। कास्ट आयरन के गुणों को किस ग्रुप में रखा जा सकता है। टेंसाइल, सस्ता और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हार्ड व ब्रिटल, आसानी से कास्ट किया जाने वाला और अच्छी तरह से बेल्ड करने योग्य,
हार्ड व ब्रिटल कंप्रेशन में अच्छा और सस्ता। हार्ड, ब्रिटल, मैलेबल और सस्ता। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो कास्ट आयरन होता है वो हार्ड भी होता है, जो चीज़ हार्ड होती है वो ब्रिटल भी होती है। कास्ट आयरन में कंप्रेशन का गुण भी बहुत अच्छा होता है और कास्ट आयरन सस्ता होता है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर निकल कर आ जाता है हमारा हार्ड व ब्रिटल, कंप्रेशन में अच्छा और सस्ता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक्स। वास्तविक मान माइनस मापित मान इज इक्वल एक्चुअल रीडिंग माइनस मेजर्ड रीडिंग इज इक्वल। ऑप्शंस है सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, एरर इन मेजरमेंट, प्रिसीजन। तो इसके लिए भी मैंने आपको काफ़ी पहले क्वेश्चन पेपर में क्लियर कराया हुआ था कि ये चीज़ क्या है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल करके आ जाता है एरर इन मेजरमेंट। क्योंकि जो हमारी सही माप होती है और उसमें से अगर हम लोग मापी गई माप को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो आंसर क्या निकल कर आता है, एरर इन मेजरमेंट, त्रुटि आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का प्रयोग कार्य वस्तु की सतह से चिप हटाने के लिए किया जाता है। इन यूज टू रिमूव द चिप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्क प्रोजेक्ट। ऑप्शन है सैंड पेपर, स्क्रैपर, हैमर्स एंड फाइल्स। तो आपका जो स्क्रैपर होता है वर्क सरफेस, या आपकी वर्क सरफेस, इस वर्क सरफेस पर पतली पतली अगर कोई चिप है उसको हटाने के लिए हम लोग स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ टू वेयर फॉर सेफ्टी वाइल हैंडलिंग थिन सीट्स। पतली चादर को संभालते हुए सुरक्षा के लिए कौन सा पहनना आवश्यक है। टोंग्स, हैंड ग्लव्स, हैंड स्क्रीन या फिर शूज़। तो पतली चादर को संभालते हुए सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा पहनना आवश्यक होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्लियर से निकल कर आ जाता है हैंड ग्लव्स। क्योंकि पतली जो चादर होती है, पतली चादरों में काफ़ी ज़्यादा शार्प एजिस होती है और शार्प एजिस को हाथों पे लगने से बचाने के लिए हम लोग हैंड ग्लव्स का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेटवा लोहा का गलनांक होता है। व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉट आयरन। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल करके आ जाता है 1593 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, तो आज का ये पेपर का सॉल्यूशन आपका क्लियर होता है। जल्द ही आपको चेंज गियर से संबंधित वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि आपके जो 16वां क्वेश्चन पेपर है, जो 17वां क्वेश्चन पेपर है, उसका भी सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी करवाया जा सके। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको काफ़ी सारी वीडियोस में प्राप्त हो सकें और काफ़ी सारे शॉर्ट नॉलेज, काफ़ी सारे आपको बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके। और लगातार बने रहिए सक्सेस जोन के साथ। नमस्कार।